अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्क की मईशत मुआशी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जो पॉलिटिकल इलीट है वो खींचकर इस वक्त इस मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आई है। कहा यह जाता है कि जनाब इस वक्त जो मुआशी बहरान है उसकी वजह से सियासी बहरान पैदा हुआ और ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। सियासी बहरान जो है वो मुआशी बहरान पैदा कर रहा है और मुआशी बहरान जो है वो सियासी बहरान को आगे जो है वो ट्रिगर कर रहा है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के कई एक पैदावारी यूनिट्स जो है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को हॉल्ट कर दिया, पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं। और ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बड़े बड़े प्लांट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं उसमें लिस्टेड है। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो पाकिस्तान में बंद हो रहे हैं। इस वक्त ना हुकूमत के पास फिस्कल साइड पे जगह है और ना ही मॉनेटरी साइड पे कोई स्पेस है। 16% शरह सूद के साथ पाकिस्तान में कभी भी सनअती इनकलाब नहीं आ सकता, कभी भी हम अपने लोगों के लिए जॉब्स पैदा नहीं कर सकते। हालात जिस नहज पे उस पे आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर लेकर आई है इकॉनमी के ऊपर, जबकि हुकूमत की तरफ से आज एनर्जी पॉलिसी नाफिज की गई, आज पेश की गई, जिसको पाकिस्तान के बिलखुसूस जो हमारे ट्रेडर्स हैं, ताजिर हैं, इन्होंने उसके ऊपर अमल करने से इनकार कर दिया। सूरत हाल कहां पर जा रही है और खुदा ना खास्ता मजीद कितनी संगीन हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में मजीद अजीज साहब, आप हैं एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया मजीद अजीज साहब। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे मुल्क पे इतना कड़ा वक्त आपने अपने पूरे करियर में कभी देखा इससे पहले? जो मैं कहूंगा वो सब कह रहे हैं जी। 2022 में जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन हमारा ऑल्दो फोकस इकोनॉमी होता है लेकिन हम इसको पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। इसमें फिर ग्लोबल क्या असरात होते हैं, हमारे ग्लोबल के साथ साथ पॉलिटिकल क्या होते हैं, खित्ते की क्या सूरत हाल है, या सारी अगर आप देखा जाए तो सारी चीजें एक साथ आ गई है। आपने क्लाइमेट चेंज भी देख लिया, हमारे फ्लड्स आए, यूक्रेन रशिया वॉर भी आ गई, हमारे यहाँ थोड़ी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चली आ रही है वो चलती आ रही है। और इसके बाद हमने देखा हमारी इकोनॉमी ऐसा लगता है कि वो दरिया में एक किश्ती में बेचते हैं लोगों को लेकिन उनको वो पैडल नहीं देते, तो वो किस तरीके से चलाए गए, हमारा वो हाल हो गया है। तो अब इससे निकला कैसे जाएगा? सबसे पहले ये जो एनर्जी डेफिसिट पाकिस्तान इस वक्त है और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट बिल है उसका 30-35% हम जो पेट्रोलियम मसनूआत है इनके ऊपर हमारा खर्च होता है। ऐसे में हुकूमत अगर ये ऑस्टेरिटी प्लान लेकर आ रही है कि आप अपनी कारोबारी सरगर्मियां जो है रात 8 बजे 8:30 बजे बंद कर दे और डे लाइट से ज्यादा फायदा उठाइए। वेस्ट में आप देखें, इवन दुबई में आप देखें सर, वहां पे सुबह 8-9 बजे जो है वो मालिक, दुकान का मालिक भी मौजूद होता है, मुलाजिम भी मौजूद होता है और ग्राहक भी मौजूद होता है। हमारे यहाँ तो हम जब 12, 12:30, 1 बजे तो हमारे यहाँ दुकानें खुलना शुरू होती हैं। जनाब मैं इमरान, आपको पता है कराची चेंबर का भी सदर रह चुका हूं 2006-07 में, और उस वक्त भी ये मसला उठा था और मैंने काफी कोशिश भी की, लेकिन हमारी जो वो लोग जो दुकानें चलाते हैं, मार्केटिंग में हैं, वो एक माइंडसेट बना हुआ है और ये इश्यू ये बनाते हैं कि जी वो सुबह काम पे जाते हैं लोग, इसके बाद काम पे आते हैं, फिर असर मगरिब की पढ़ के फैमिली के साथ जाते हैं। लेकिन क्या दुनिया में हम वाहिदी ऐसा मुल्क है जो ये कर सकता है? मैं अगर अमेरिका में मैं जाता हूं तो मेरा जो पार्टनर है वो सुबह 7 बजे गाड़ी में बैठा ऑलरेडी होता है, मेरा इंतजार कर रहा होता है, और एक पीनट बटर जेली सैंडविच और एक कॉफी का मग होता है, वो काम पे निकल जाते हैं। और आप यहाँ हमारा चूंकि काम कपड़े का भी है, कपड़ा मार्केट में जाएं, जोड़िया बाजार जाएं, यहाँ तक कि आप तारिक रोड या कोई भी शॉपिंग सेंटर भी जाए तो वहाँ कवे उठते हैं। तो हमने हमारा माइंडसेट बना लिया कि हम देश से
सर लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा ना, ये चीज हमने देखी कि कोविड के दिनों में भी ये रिस्ट्रिक्शंस थी और दुनिया चली, पाकिस्तान भी चला, हमने ये चीजें देखी है। हमें सिर्फ इस वक्त अपनी एनर्जी का जो बहरान है, तवानाई का बहरान, इसको खत्म करना है, इसको महदूद करना है। अच्छा, आपका जो इदारा है एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है कि जो मालिकान हैं, जो मिल ओनर्स हैं, जो आजिर हैं, उनके और मजदूरों के दरमियान एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप के लिए एक आइडियल माहौल फराहम करना ताकि सनतें फरोख करें, सनतें तरक्की करें। क्या हाल है इस वक्त पाकिस्तान में सनतों का? आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई भी नहीं जानता होगा। देखिए, पहले मैं जरा थोड़ा सा ईएफपी का बता दूं कि ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ना चेंबर है ना एसोसिएशन। उसका मैंडेट जो है वो जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इसमें ईओबीआई भी आ गई, एम्प्लॉयमेंट भी आ गए, एनवायरमेंट भी अब तो आ गया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आ गया, बहुत सी और भी चीजें हैं। ये हमारा मेन मकसद है। हम जैसे अगर एम्प्लॉयज हैं, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज के मेंबर हैं। बाय वर्च्यू ऑफ दैट हम आईएलओ जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, उसके हम कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और इसी तरह हमारा काउंटर पार्ट है पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन, और हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हम 3 सह फरीक हैं और आईएलओ में एम्प्लॉयज फेडरेशन का प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट पाकिस्तान के सारे एम्प्लॉयज को करता है। ठीक है। कोई ना फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स का करता है, ना कोई लाहौर या वगैरह का। ठीक है। अब जो हमारा काम यह है कि हम ये कोशिश करें कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल पीस हो। उसका बेहतरीन जरिया है वो है जिसको कहते हैं ना टेबल टॉक, हम इसको कहते हैं सोशल डायलॉग। और सोशल डायलॉग का एडवांटेज ये होता है कि गिले शिकवे उसी आमने सामने आप हल कर सकते हैं। हमने कुछ तकरीबन 28 साल कुछ हो गए हैं, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वर्कर्स एम्प्लॉयज बायलैटरल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जिसको वेबकॉप इत्तेफाक से मैंने वो नाम दिया था। उसमें खूबी यह है कि मजदूर के रहनुमा और एम्प्लॉयज के रहनुमा टेबल के एक ही तरफ बैठते हैं। ठीक है, आमने सामने नहीं। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करते हैं हम। सर यहाँ पर आज के हालात में जो सूरत हाल है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी जो है वो इस वक्त जारी है, और खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे ये चीज अगर प्रोलॉन्ग होती है तो सूरत हाल और संगीन होगी। इन दैट केस आपका इदारा क्या कर सकता है? कितनी मुश्किल सूरत हाल देखी जा रही है? देखिए, हमारा इदारा हो कि ना हो, एक सनत में मजदूर होते तो वो वसीला होता है, और हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि अगर मेरी 500 सिलाई की मशीन है तो 800 हो जाएं। तो जाहिर बात है, इसका मतलब मैं ज्यादा नौकरियां दूंगा। ठीक है। और ज्यादा मेरी सेल होगी, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। और तो अब मसला ये आ रहा है कि जब सूरत हाल संगीन होती जाती है, जब ग्लोबल रिसेशन की तरफ भी नजरें हमारी हैं, तो जो देखा जा रहा है, और आप सही कह रहे हैं, हमें बहुत से व्हाट्सएप पे और सब पे आते हैं कि फलानी फैक्ट्री बंद हो गई, और कई ऐसी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मैं अगले कम से कम 6 महीने तक सूरत हाल मजीद संगीन देख रहा हूं, और मुझे सिर्फ एक खदशा बहुत चले आ रहा है, और मैंने काफी मजदूर रहनुमा से भी जिक्र किया है और एम्प्लॉयज से, कि अब तक हमारा मजदूर सही मानों में सड़कों पे नहीं आया, क्योंकि जब इनकी नौकरियां जाएंगी, घर में खाने का नहीं होगा, ये तो डे टू डे बेसिस पे जिंदगी गुजारते हैं, तो होगा क्या? फिर तो एक ही चीज होती है, सड़कों पे आएंगे। तो जो मैं सिर्फ कराची की बात कर ले, 7 सनती इलाके बड़े बड़े हैं, साइड फेडरल बी एरिया, कोरंगी, लांडी वगैरह, तो क्या अगर हो जाएगा तो सिर्फ रोड नहीं बंद होंगे, सारी सनतें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। सर पूरा जो है वो चोक कर सकता है, खुदा ना खास्ता सिस्टम जो है वो कोलैप्स। अब कल पोल्ट्री एसोसिएशन वाले मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अनकरीब आप देखिएगा कि चिकन जो है वो 1000 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त हो जाएगा, और अंडा जो है वो 45 से 55 रुपए का एक हो जाएगा। मजीद साहब भाई, उसकी वजह ये है, उसकी वजह उनका कसूर नहीं है, उनकी वजह ये है कि जो हमारी ये जो मुर्गियां होती है
उनका 20 से 25% जो गिजा है वो सोयाबीन मील की है। ठीक है। अब उसके लिए सोयाबीन आता है ब्राजील और अमेरिका से, और यहाँ 105 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर प्लांट्स हैं जो तेल बनाते हैं। आप सोचिए, सीड आता है, उसका ये गौर से सुनिएगा, उसका वो तेल बनाते हैं और इसका अलग जो बाई प्रोडक्ट है वो मील कहलाता है। ठीक है। वो फिर वो पोल्ट्री वाले ले जाते हैं। इसकी वजह से हमारी पोल्ट्री की जो ग्रोथ है वो बड़ी जबरदस्त और 10 से 12% सालाना ग्रोथ है। अब हुआ ये कि पहले भी मसले आए थे, अब नया मसला है कि आज कराची पोर्ट पे 9 शिप्स तकरीबन 2-2.5 महीने से रुकी हुई हैं, क्योंकि और हर शिप में तकरीबन 65-66 हजार टन आता है, जो 2-2 मिलियन डॉलर का एक टन है सर इस वक्त पोर्ट पे जो रुका हुआ है। आज अखबारों में, बिजनेस रिकॉर्डर में मैंने देखा और दूसरे अखबारों में एसओएस वो अपील है। अब क्या है कि अचानक हुकूमत को ख्याल आया कि उसमें ये जीएमओ है, तो हम इनको कहते हैं कि जीएमओ है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे पाकिस्तान की जमीनें खराब हो जाएंगी और जेनेटिकली मॉडिफाइड जनाब ये जहर हो सकता है और मुर्गियां ये खाएंगी तो फिर इंसानों की तो ये अभी उठे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि एक भी सीड एग्रीकल्चर फार्म पे नहीं जाएगा, सारे का सारा एक्सट्रैक्शन होता है। अच्छा, ठीक है। इनकी खुराक में, फीड में इस्तेमाल होगा। मेरी जाती राय आपको शायद अच्छा ना लगे, आपने हमेशा सुना होगा इकोनॉमिक हिटमैन। वो कहते हैं बाहर से कुछ लोग आते हैं और ये आके हमारी इकोनॉमी का इधर से उधर कर देते हैं। तिया पांचा कर, सर फिर खुल के बोले ना, तिया पांचा कर देते हैं मैशत का। हाँ, उर्दू आपकी अच्छी है। अच्छा, शुक्रिया। और मेरे हिसाब से इकोनॉमिक हिटमैन पाकिस्तान में भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो सरकार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हो, मेरे हिसाब से जो भी इस किस्म के काम करता है दे आर इकोनॉमिक हिटमैन आउट टू डिस्ट्रॉय। अगर आप तो मुर्गी की एक बात करें, सिर्फ मुर्गी को ना ले लें, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, वो आता है हर चीज पे। ये सिर्फ खाली मुर्गियों की बात नहीं है, ये हर चीज पे इफेक्ट आएगा। और ये क्यों कर रहे हैं वो लोग जो फैसला नहीं कर रहे हैं, वो जाने और सॉल्वेंट वाले जाने, लेकिन आपका पोल्ट्री का असर आता है। सिर्फ पोल्ट्री, न सिर्फ पोल्ट्री, पूरी आवाम इससे मुतासिर हो रही है। ये इस वक्त एक अलमिया है बहुत बड़ा। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताइए, मैं यहाँ एक चीज आपको बता दूं, कथा कलामी, कि देखिए ज्यादातर ब्राजील और अमेरिका से आता है। अगर आपको पता है हमारा 24-25% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका जाता है। कल सुबह वॉशिंगटन में कि कोई ऐसा बैठा हुआ इकोनॉमिक हिटमैन, उसने अगर आपको कह दिया कि आपका माल आएगा तो क्या होगा, ठीक है, हम इसी तरह हम भी इसकी रुकावटें पैदा कर सकते हैं। अब ये जितना भी मैस इस वक्त है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, क्या फ्रेश इंतखाबात, अर्ली इलेक्शन से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे मजीद अजीज साहब? जरूरी। देखिए मेरी बात सुने, आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम जो कहते हैं वो हम आपके चैनल पे देखेंगे कि एक पार्टी ने कुछ कहा या कहा तो दूसरी पार्टी विद इन मिनट्स 10 लोग इसको खिलाफ बोलेंगे। ये जो है वो क्यों कर रहे हैं? मेरी नजर में इनकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है, आईक्यू इनका कम है, वो इकोनॉमी को समझते नहीं है, वो रीजनल एनवायरनमेंट को समझते नहीं है, बिल्कुल नहीं समझते। वो कहते हैं कि जनाब हमारे दौर में 6% ग्रोथ थी, दूसरा कहता है हमारे दौर में 6% ग्रोथ थी और हम एशियन टाइगर बनने जा रहे थे। ये इनको नहीं पता कि ये 6% ग्रोथ नहीं असल में हमें मारा है। हम जब भी 6% ग्रोथ की बात करते हैं, हम अपनी तमाम इंपोर्ट्स को खोल देते हैं बुरी तरीके से और आगे चल के बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, डॉलर शॉर्ट पड़ जाते हैं और हम आईएमएफ के दरवाजे पे जाकर खड़े हो जाते हैं। हमें मरवाया ही इसी चीज ने। ये 23वां प्रोग्राम इसी चक्कर में आ रहा है आईएमएफ का। बजीत भाई, अगर आप 2.5-3% की एक मॉडरेट ग्रोथ लेकर अगले 10-15 साल तक चले, आप सस्टेन कर जाएंगे, या आपको प्रॉब्लम ही इस 6% की ग्रोथ से होता है? उठा के देख ले पीटीआई कैंप, उठा के देख ले नून लीग कैंप, हर कोई दावा करता है कि 6% की ग्रोथ हम। देखिए हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, उससे थोड़ा ज्यादा भी हो तो एटलीस्ट हम उस स्टेज पे आएंगे कि हम जरा फाउंडेशन हमारा बनता जाएगा। आप एशियन टाइगर की बात करते हैं, दुनिया में सिर्फ 4 मुल्क एशियन टाइगर कहलाते हैं, और बल्कि थाईलैंड,
मलेशिया, वियतनाम तो अभी कप कहलाते हैं। पाकिस्तान तो अभी एशियन बिल्ली है। अभी ये हमारा लेवल है। तो एशियन टाइगर तो दूर की बात है। पहले हम हमारी बिल्ली को तो खाना खिलाएं, फिर हम कप बने। वो हमारी बिल्ली हम ही को भी आऊं, ये हो रहा है ना सारा सर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली। क्या टनल की उस दूसरी तरफ कोई रोशनी की किरण है? देखिए, आई एम अ बॉर्न ऑप्टिमिस्ट। Me too. और लेकिन हालात को देखना पड़ता है। आप आइडियलिस्टिक थिंकिंग तो नहीं कर सकते। मैं दो बातें इसमें आपको जरा कर लूं। एक, मैं कम से कम 4 से 6 महीने तक तो मैं कुछ नहीं देख रहा कि हालात हम डोल मटोली होंगे। ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम क्या हो गया है इमरान, कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट द एबिलिटी एज वेल एज द एक्सेस टू चीपर ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, रॉ मटेरियल। इसलिए हमारे पास चूंकि पैसे नहीं है, हम मंगा नहीं सकते। आज दुनिया में मंदी है, हम इसका फायदा उठा नहीं सकते। और आपको ये भी मैं बता दूं कि बहुत अनकरीब 2023 में फूड शॉर्टेज होगी और फूड के दाम और बढ़ेंगे। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले प्रोग्राम में जरूर आपके तजर्बात से इस्तेफादा हासिल करेंगे। मजीद अजीज साहब प्रोग्राम में शरीक थे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।